हेलो एवरीवन। कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज़ चल रही हैं पार्ट 7 में चैप्टर नंबर 43 देखेंगे। एम लक्ष्मीकांत की बुक है और इंडियन पॉलिटी बुक का नेम है। तो आज बात करेंगे नेशनल कमीशन फॉर एसटीज शेड्यूल्ड ट्राइब्स। ठीक है, तो इससे पहले हमने एससीज की बात लास्ट लेक्चर में की थी। हमने ये सारे जो चैप्टर्स है वो कवर अप कर लिए, आप जाके उनको भी देख लीजिएगा। एंड अब हम ये वाले चैप्टर पे आ गए हैं। तो चैप्टर नंबर 43 है, ये 4th एडिशन है मेरे पास और कवर सारे चैप्टर्स में करूँगी। ठीक है, उसके बाद इसमें इंट्रो में थोड़ा सा देख लेते हैं कि जैसे हमने देखा था कि नेशनल कमीशन फॉर एससीज, वैसे ही नेशनल कमीशन फॉर एसटीज है। तो कहने का मतलब कि ये क्या है, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ठीक है, और कौन से आर्टिकल के अंडर आती है, 338A। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो 338 वाली है वो NC/SCs के लिए है और ए जिसके पीछे लग गया वो आपकी एसटीज के लिए है। तो ये आपका इंट्रो में आ जाएगा। अब हम देख लेते हैं कि सेपरेट कमीशन फॉर एसटीज, क्योंकि पहले ये SC/STs का एक ही कमीशन हुआ करता था, बाद में इसको सेपरेट कर दिया गया। ठीक है, तो ये मतलब कैसे सेपरेट हुए वो देख लेते हैं। तो ये केम इनटू एग्जिस्टेंस में आए आपके 65th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जो कि 1990 में आया था। ठीक है, कमीशन अंडर उस टाइम पे एस्टेब्लिश किया गया था अंडर द आर्टिकल आपका 338 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसका ऑब्जेक्टिव ये था कि कैसे हमने मॉनिटरिंग करनी है, कैसे जो है एसटीज के जो सेफगार्ड्स हैं हम उनको कैसे कर सकते हैं, ये सारा कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया। उसके बाद जियोग्राफिकली एंड कल्चरली जो एसटीज होते हैं वो थोड़े डिफरेंट होते हैं एससीज के। ठीक है, और इनकी जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो भी डिफरेंट होंगी फिर एससीज के। तो फिर 1999 के अंदर एक न्यू मिनिस्ट्री जो है वो क्रिएट की गई, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। ये भी आपसे पूछा जा सकता है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स को कब कॉन्स्टिट्यूट किया गया, तो ये भी आपको याद रखना है 1999 के अंदर। ये क्यों क्रिएट की गई, टू प्रोवाइड अ शार्प फोकस ऑन द वेलफेयर एंड द डेवलपमेंट ऑफ द एसटीज की, क्योंकि पहले जो ये थे ये इकट्ठे थे, लेकिन अब एसटीज के ऊपर मेन फोकस देने के लिए ये मिनिस्ट्री अलग से क्रिएट की गई। उसके बाद ऐसा भी फेल किया गया है कि ये जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल है शुड कोऑर्डिनेट ऑल द एक्टिविटीज रिलेटिंग टू एसटीज। किसके साथ कोऑर्डिनेट करना है इसको, मिनिस्ट्री ऑफ द सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। इसके साथ ये कोऑर्डिनेट बना के चलती है कि कैसे हमें वेलफेयर जो है वो इंक्रीज करना है एसटीज का। उसके बाद इन ऑर्डर टू सेवगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द एसटीज, मतलब एफिशिएंटली ये किया जा सके, इसी के लिए ही NC/STs को बाइफरकेट किया गया NC/SC से, मतलब ये दोनों अलग अलग कर दी गई क्योंकि पहले ये दोनों एक ही कमीशन था। उसके बाद ये कब मतलब बाइफरकेट किया गया, ये हमने पहले लेक्चर में भी देखा था। तो 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो कि आपका 2003 में आया, उसमें इन दोनों को अलग कर दिया गया। तो ये क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली बहुत बार बन चुका है और बनेगा भी आगे भी। उसके बाद नेशनल कमीशन फॉर एसटीज जो है वो 2004 के अंदर केम इनटू एग्जिस्टेंस, उसमें आ गया। और इसमें आपको ये भी याद रखना है कि इसमें एक चेयरमैन होता है, एक वाइस चेयरमैन होता है और प्लस 3 मेंबर्स होते हैं, वैसे ही जैसे NC/SCs में होता था। उसके बाद आपको ये याद रखना है कि इनको अपॉइंट कौन करता है, तो प्रेसिडेंट इनको अपॉइंट करता है बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील। तो ये भी बात आपको याद रखनी है, और NC/SCs में भी ये हमने बात देखी थी। उसके बाद प्रेसिडेंट ही डिसाइड करेगा इनकी सर्विस ऑफ कंडीशन ऑफ सर्विसेज एंड द टेन्योर ऑफ ऑफिस क्या रहेगा, वो भी कौन डिसाइड करेगा, प्रेसिडेंट। एंड नॉर्मली ये 3 ईयर्स का होता है इनका टर्म। ठीक है, तो आई थिंक ये मैं आप रिपीट नहीं करूँगी क्योंकि ये सारा कुछ हमने लास्ट लेक्चर में भी देख लिया था। ठीक है, इसमें सिर्फ आपको न्यू मिनिस्ट्री का जो है ये पॉइंट याद रखना है, बाकी सारा पहले जैसा ही है। और इसमें बस अमेंडमेंट 338A आता है। ठीक है, 338A है आर्टिकल इसका, और इसमें आपको न्यू मिनिस्ट्री कब क्रिएट की, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर 1999। तो ये आपको याद रखना है। कोऑर्डिनेट किसके साथ मिलके करते आएंगे, मिनिस्ट्री ऑफ द सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। बाकी सारी चीज़ें पुरानी है। ठीक है, उसके बाद फंक्शंस ऑफ द कमीशन देख लेते हैं। फंक्शन बिल्कुल सेम वैसे ही है जैसे एससी के हमने देखे थे, नेशनल कमीशन फॉर एससीज, लेकिन फिर भी हम फटाफट से देख लेते हैं। तो पहला पॉइंट ये है कि इनको इन्वेस्टिगेट करना है, मॉनिटर करना है, जो भी इनके से लीगल सेफगार्ड्स हैं उनको कैसे मतलब कि लेके चलना है, इवेल्युएट करना है इनकी वर्किंग कैसे चल रही है। ठीक है, SC/STs की कमीशन की। ठीक है, दूसरी चीज़ कि इंक्वायर कर सकते हैं जो कंप्लेंट आई हैं। ठीक है, अगर वो किसी इनके राइट से लेके है, इनके राइट
विद रिस्पेक्ट टू द डेप्रिवेशन ऑफ द राइट्स एंड द सेफगार्ड्स ऑफ द एसटीज। तीसरी बात हमने देखी थी कि इनको पार्टिसिपेट करना है, एडवाइस करना है प्लानिंग प्रोसेस में सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, और जो भी ये स्कीम्स वगैरह चलाते हैं उनका कैसे इम्प्लीमेंट अच्छे से किया जा सके। फोर्थ पॉइंट आता है कि ये एनुअली जो है अपनी जो रिपोर्ट है वो किसको सबमिट करवाएंगे, प्रेसिडेंट को, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट की ये रिकमेंडेशन देंगे कि कैसे वही इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन कैसे किया जा सकता है, जो भी स्कीम्स वगैरह ये चलाते हैं इनका कैसे वेलफेयर किया जा सकता है, ठीक है। इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन एंड वेलफेयर कैसे हो सकता है इनका, ठीक है। उसके बाद सिक्स्थ पॉइंट में हम देखेंगे कि कैसे इनकी प्रोटेक्शन, डेवलपमेंट, इन सब में कैसे जो है वो हम और अच्छी मोर स्कीम्स जो है वो ला सकते हैं, ठीक है। एक तो जो स्कीम्स लाए हैं उनको कैसे बेटर इंप्लीमेंट करना है और कैसी और स्कीम्स लाई जा सकती है ताकि इनका प्रोटेक्शन हो सके, इनके वेलफेयर की बात हो सके और डेवलपमेंट की इनके बात हो सके। तो ये सब पॉइंट्स जो है बिल्कुल सेम वैसे ही थे जैसे कि NC-SC इसमें थे। रिपीट नहीं करूँगी, एक बार ये इसको ही दोबारा से रिवाइंड करके भी देख सकते हैं या फिर आप NC-SC वाला भी रिपीट करके सुन सकते हैं, ठीक है। अदर फंक्शन में ये देख लेते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो 2005 के अंदर प्रेसिडेंट ने, ठीक है, प्रेसिडेंट ने कुछ ऐसे फंक्शंस बताए कि कैसे हम इनका वेलफेयर, डेवलपमेंट, प्रोटेक्शन वगैरह में और एडवांस चीज़ें क्या कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट ये आएगा कि ये मेजर्स लेने हैं कि जो ओनरशिप राइट्स है ना वो किसके हैं, ठीक है। ओनरशिप राइट्स जो है वो किसके हैं, विद रिस्पेक्ट टू द माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस टू द ST जो कि फॉरेस्ट एरिया में रहते हैं, ठीक है। इस पे मैंने ना एक NCERT का भी जो हमारी 6 to 8 क्लास होती है उसमें भी मैंने STs के ऊपर, ट्राइबल अफेयर्स के ऊपर एक चैप्टर बनाया हुआ है, उसको भी जाके आप ज़रूर देखिएगा, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। वो आपका बेस बनाएगी और ये आपका थोड़ा आगे चल के कि कैसे इनकी हमें फॉरेस्ट जो प्रोड्यूस करते हैं उनके जो राइट्स होते हैं STs के, उनको कैसे हमें सेफ गार्ड करना है। दूसरा पॉइंट ये है कि हमें मेजर लेने हैं टू सेफ गार्ड द राइट्स ऑफ द ट्राइबल कम्युनिटी इन द मिनरल रिसोर्सेज, ठीक है। वहाँ पे हमने फॉरेस्ट रिसोर्सेज देखे, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मिनरल रिसोर्स, वाटर रिसोर्स और भी जो भी रिसोर्स होते हैं वो भी एज पर द लॉ जो है उनको भी हमें सेफ गार्ड करना है। तीसरा पॉइंट कि हमें इनकी डेवलपमेंट के ऊपर वर्क करना है और इनकी जो लाइवलीहुड चीज़ें हैं उनके ऊपर स्ट्रेटेजीज बनानी है कि कैसे ये अच्छे से लाइफ जी सके, ठीक है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट में हम देखेंगे कि हमें इम्प्रूव करनी है इनकी जो मतलब कि रहने की हैबिटेशन की जो मेजर्स होते हैं वो लेने चाहिए। एग्जांपल के तौर पे अगर हम देखें, अगर मान लीजिए हमने कोई डैम बनाया, ठीक है, वहाँ पे बहुत सारे STs रह रहे हैं, हमने उनको वहाँ से हटाया क्योंकि हमें डैम बनाना था, लेकिन हमें उनको रिहेबिलिटेट भी तो करना है, हमें उनको कोई और जगह भी तो देनी है ताकि वो अच्छे से अपना जीवन गुजर कर सके, ठीक है। तो ये चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें उन्हें जो है पूरी उनकी जो रहने की लाइवलीहुड की चीज़ें हैं उनको भी हमें साथ लेके चलना है। ये नहीं कि बस अपना डैम बना लिया, अपना पर्पस सोल्व हो गया और उनको वैसे ही छोड़ दो, ऐसा नहीं करना है। उसके बाद हमें फिफ्थ पॉइंट है कि हमें मेजर्स लेने हैं कि इनको एलियनेट नहीं करना है, मतलब मेन स्ट्रीम में इनको लेके आना है। जैसे सभी लोगों के लिए मेन स्ट्रीम में सभी लोगों को ला रहे हैं, वैसे STs को भी मेन स्ट्रीम में लेके आना है, इनको एलियनेट नहीं करना है, ठीक है। और सिक्स्थ पॉइंट में ये है कि इनको जो है मैक्सिमम कॉपरेशन देनी है, इनकी इन्वॉल्वमेंट जो है ट्राइबल कम्युनिटीज़ के अंदर काफ़ी ज़्यादा करवानी है और इनके जो फॉरेस्ट के राइट्स हैं वो प्रोटेक्ट करने हैं। और ऐसी बात नहीं है फॉरेस्ट के राइट प्रोटेक्ट करने, अगर मान लीजिए वहाँ पे डिफॉरेस्टेशन हो रहा है तो एफॉरेस्टेशन भी साथ के साथ करो ताकि इनके राइट्स, ऐसा ना इनको लगे कि इनके राइट्स का हनन हो रहा है, ठीक है। तो इनकी इन्वॉल्वमेंट भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, इनके साथ कॉपरेशन भी बना के रखना है, ठीक है। उसके बाद सेवन्थ पॉइंट में हम देखेंगे कि जो है फुल इम्प्लीमेंटेशन जो है इनके होना चाहिए। जब हम बात करते हैं पैसा एक्ट की जो कि 1996 में आया था, तो ये मेक श्योर करना है कि फुल इम्प्लीमेंटेशन हो ऑफ द प्रोविजन ऑफ पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल एरियाज एक्ट जो कि 1996 में था। तो ये भी पैसा एक्ट भी पूछा जा सकता है कि कब आया था। उसके बाद 8 लास्ट हमारा पॉइंट ये है कि हमें मेजर लेने हैं कि हमें रिड्यूस करना है शिफ्टिंग कल्टीवेशन, क्योंकि ये जो STs होते हैं ना ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करते हैं, जो है इन्वायरमेंट को डिग्रेड कर रहा है, लैंड को डिग्रेड कर रहा है। तो हमें इनको और अच्छी चीज़ों के अंदर इन्वॉल्व करना है ताकि ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन को जो है वो कम कर सके, ठीक है, रिड्यूस कर सके और अपना
मतलब कि और किसी तरीके से अच्छे तरीके से अपने पैसे वगैरह कमा सके ताकि इनकी लाइवलीहुड अच्छे से चल सके। तो ये सारे पॉइंट अदर फंक्शंस ऑफ द कमीशन में आ जाएंगे और सिंपल सिंपल से पॉइंट है, रिपीट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ईजी से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैं एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि मैंने कई बार देखा है, जैसे मान लीजिए अमेज़ोन वगैरह पे है ना, तो वहाँ पे एसटीज़ की कुछ चीज़ें जो है वो सेल करते हैं, है ना, कंपनी वाले। तो वहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगी कि वो जो कॉस्ट होती है ना, वो आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि वो एसटीज़ से तो कम दामों पे ख़रीदते हैं, लेकिन फिर आगे चल के कंपनी वाले उसको ना हाई रेट पे बेचते हैं। तो आई थिंक ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। मान लीजिए अगर कोई चीज़ उन्होंने 10 रुपये में बेची ना, तो हद वो उनको मतलब कि प्रॉफिट करके मान लीजिए 15 रुपये का भी बेचे, तो उसमें से अगर वो 2 रुपये भी कंपनी वाले खुद रखे ना, वो जो 3 रुपये है ना, वो भी इनको ही वापस दे देने चाहिए एसटीज़ को ही। ठीक है, ये चीज़ मुझे थोड़ी सी सही नहीं लगती कि ये फिर मैंने कई प्रोडक्ट्स देखे हैं इनके ट्राइबल्स के, वो भी मान लीजिए अगर कोई चीज़ है तो वो भी 500 की है और वो इतनी महंगी होती नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कंपनी वालों को ये थोड़ा सोचना चाहिए कि हमें मतलब इनके वेलफेयर के लिए काम करना है, अपने प्रॉफिट के लिए काम नहीं करना है। तो वहाँ ये एग्जांपल भी आप सेट कर सकते हैं कि इनके वेलफेयर डेवलपमेंट के लिए हमें काम करना है और हमें उनसे मतलब प्रॉफिट जो है, ये नहीं कि हम उनसे 2 रुपये की चीज़ लेके और 200 की बेच रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब हम बात करते हैं रिपोर्ट ऑफ द कमीशन। ठीक है, तो ये जो अपनी एनुअल रिपोर्ट है, ये जो कमीशन है वो अपनी एनुअल रिपोर्ट किसको सबमिट करवाता है? प्रेसिडेंट को सबमिट करवाता है, और एनुअली भी करवाता है और बीच में भी अगर उसको लगे कि ज़रूरी है करवानी तो वो करवा सकता है। उसके बाद इसके बीच में रिकमेंडेशंस लिखी होती है, मतलब जो कमीशन जो है वो रिकमेंड करता है ना कि ये चीज़ें चलाए, तो वो ये मान सकते हैं या नहीं मान सकते, नॉन एक्सेप्ट भी कर सकते हैं। अगर नॉन एक्सेप्ट की तो इनको बताना पड़ेगा कि रीज़न क्या है नॉन एक्सेप्ट करने का। अब ये जो प्रेसिडेंट है ना, वो इसी जो रिपोर्ट है उसको किसको सबमिट करवा देता है? स्टेट गवर्नमेंट को, और स्टेट गवर्नमेंट जो है वो अपने गवर्नर्स को ये रिपोर्ट सबमिट मतलब दे देती है, उनके आगे रख देती है। उसके बाद ये जो गवर्नर होते हैं स्टेट लेजिस्लेचर के आगे ये रिपोर्ट रख देते हैं। उसमें भी सेम कंडीशन है कि जो मेमोरेंडम ऑफ रिकमेंडेशंस जो है बताई जाती है, और जो एक्सेप्ट कर ली तो ठीक है, अगर एक्सेप्ट नहीं की तो उसका रीज़न देना पड़ता है वाई दे डोंट एक्सेप्ट दिस रिकमेंडेशन गिवन बाय द नेशनल कमीशन फॉर एसटीज। ठीक है, तो ये सारा आपके पास रिपोर्ट में आ जाएगा, कुछ खास नहीं है, बिल्कुल सेम वैसा ही प्रोसीजर है जैसे एनसी एससीज में था। उसके बाद अब हम बात कर लेते हैं पावर ऑफ द कमीशन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो कमीशन की जो पावर है वो उसके पास अपनी ही, जैसे हमने पहले देखा था, विद द पावर टू रेगुलेट इट्स ओन प्रोसीजर। बस इसमें आपको ये बात ध्यान रखनी है, बिल्कुल सेम वैसा ही है कि इसकी जो पावर है वो सिविल कोर्ट वाली है। ठीक है, उसके अंदर आपके पास हमने कुछ वो देखे थे 6 पॉइंट्स, वो देख लेते हैं कि क्या क्या है। तो पहला ये कि वो समन कर सकता है और किसी को अगर मान लीजिए बुलाना है, ठीक है, अटेंडेंस लेनी है ऑफ अ पर्सन, किसी की इंक्वायरी वगैरह करनी है तो वो ये कर सकते हैं। दूसरी बात, कोई डॉक्यूमेंट मंगवाना है किसी इंक्वायरी से रिलेटेड, वो ये मंगवा सकते हैं। एविडेंस अगर रिसीव करना है, ठीक है, उन एफिडेविट्स, तो वो ये कर सकते हैं। उसके बाद अगर पब्लिक रिकॉर्ड्स लेने हैं कहीं से, कोर्ट से या किसी और ऑफिस से, वो भी कलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स वगैरह की हमने बात कर ली। अगर एग्जामिनेशन ऑफ द विटनेस की बात आती है तो विटनेस भी ये बुला सकते हैं। उसके बाद किसी भी अदर मैटर, कोई एनी अदर मैटर जो कि प्रेसिडेंट को लगे कि इन्वॉल्व होना चाहिए, तो वो भी इनके अंदर इंक्लूड हो जाता है। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट और जो स्टेट गवर्नमेंट है ना, उसको ये हमने पहले भी पढ़ा था कि सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट को कंसल्ट करना होता है विद द कमीशन कि जो भी पॉलिसीज़ बनाई जा रही हैं एसटीज से रिलेटेड, उनके साथ इन सबको मिल के काम करना है। ठीक है, तो यही था आपका नेशनल कमीशन फॉर एसटीज। नेक्स्ट चैप्टर में हम बात करेंगे स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़। थैंक यू वेरी मच।